सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहिए। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके साथ साथ दूसरों पर भी पड़ता है, इसलिए व्यक्तित्व ऐसा बनाएं जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। आपके बात करने का जो अंदाज है, तरीका है, वो भी बहुत मायने रखता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल ओए। वो शब्द आप दूसरों से ना कहें जो आप अपने लिए सुनना ना चाहें। आपकी वाणी ऐसी हो जो दूसरों का मन मोह ले। बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति अपने पद से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और बोलचाल से बड़ा होता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। इसलिए अपनों का साथ थामे रखिए और खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सुबह के अभिवादन के साथ हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना के मद्देनजर संसद के बजट सत्र के दौरान खास व्यवस्था की गई है। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण और 1 फरवरी को बजट सत्र के बाद 2 फरवरी से राज्यसभा की कार्यवाही सुबह और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से होगी। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से होगी। बाद में इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। पिछले बजट सत्र के पहले हिस्से में 2 पालियों में अलग अलग समय पर दोनों सदनों की कार्यवाही आयोजित की गई थी। देश में कोविड के सक्रिय मामले बढ़कर 22.5 लाख हो गए हैं, जो 241 दिन में सर्वाधिक हैं। देश में एक दिन में कोविड के 3,06,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,43,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। देश में अभी 22,49,000 से अधिक लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 5.69% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में 62,130 की वृद्धि दर्ज की गई। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर 93.07% हो गई। संक्रमण की दैनिक दर 20.75% और साप्ताहिक दर 17.03% दर्ज की गई। CSIR CDRI के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ओम नाम से एक स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पूरी दुनिया में उपलब्ध कुछ गिनी चुनी किट्स में से ये एक खास किट है। यह किट जीनोम सीक्वेंसिंग की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुरंत और कम कीमत में प्रभावी जांच उपलब्ध कराएगी। यह किट फरवरी के मध्य तक इंडिकोव ओम नाम से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 162 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 27 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में 81,80,000 से अधिक प्रिकॉशन खुराक भी दी जा चुकी हैं। साथ ही 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 19 लाख से अधिक पहली डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों को 27 लाख से अधिक प्रिकॉशन खुराक और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को 26,87,000 से अधिक प्रिकॉशन डोज दी गई है। देश भर में 27 लाख से अधिक टीके कल लगाए गए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। दिल्ली में इसकी औपचारिक घोषणा की गई। समझौते के तहत बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी संयुक्त अकाली दल ढींडसा 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की घोषणा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब बॉर्डर पर स्थित राज्य है। देश की सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिर और मजबूत सरकार बनना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जमीन माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी गठबंधन माफिया राज को खत्म करने का प्रयास करेगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा हुई है। कोविड और यूक्रेन संकट समेत कई कारणों से कल शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई।
और इन वजहों से कल शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां सेंसेक्स करीब 1546 अंक की गिरावट के साथ 57,491 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 468 अंक की गिरावट के साथ 17,149 अंक के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने से भी बाजार पर असर पड़ा। बाजार में शुरुआती गिरावट के साथ ही हुई और दोपहर के कारोबार में बिकवाली और तेज हो गई। टाटा स्टील, विप्रो, टेक महिंद्रा, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HCL टेक नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में कारोबार में गिरावट का रुख रहा। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की। विजय कुमार सिन्हा ने ओम बिरला को बिहार आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं के बीच अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने CGHS की उन्नत वेबसाइट और माई CGHS ऐप को लॉन्च किया। इसका फायदा CGHS से जुड़े 40 लाख लोगों को होगा। CGHS से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलता है। असम सरकार ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। साथ ही टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सहित 19 लोगों को असम वैभव से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में आयोजित समारोह में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आगंतुक पुस्तिका में अनिल बैजल ने लिखा कि राष्ट्रीय समर स्मारक वास्तव में एक ऋणी राष्ट्र की ओर से सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। शरद पवार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद 12वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। इससे पहले स्कूलों को 22 जनवरी तक बंद किया गया था। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में पहली बार 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोल दिए गए। हालांकि स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से चल रही हैं। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। दिल्ली की अदालत ने 2019 में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में JNU के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का अभियोग तय किया है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि शर्जील इमाम के बयान से हिंसक दंगे हुए। शर्जील जनवरी 2020 से ही न्यायिक हिरासत में है। कश्मीर के अधिकतर इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। डोडा में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। घाटी के कई इलाकों में विशेषकर दक्षिणी कश्मीर में हिमपात हुआ है। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा, जिस वजह से विजिबिलिटी कम रही। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। और देश और राज्यों की बड़ी खबरों के बाद आइए एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों पर। भारत और इजरायल ने अपने राजनयिक संबंधों के 3 दशक पूरा होने पर एक संयुक्त प्रतीक चिन्ह यानी एक लोगो जारी किया। इस लोगो में भारत के अशोक चक्र और इजरायल के स्टार ऑफ डेविड को शामिल किया गया है। इस लोगो को इजरायल में भारत के राजदूत संजीव श्रृंगला और भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने संयुक्त रूप से जारी किया। भारत और इजरायल के बीच जनवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। नाटो यूक्रेन के पास रूसी सेना की तैनाती के बीच पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त जहाज और लड़ाकू विमान भेज रहा है। वहीं बढ़ते हुए यूक्रेन संकट को देखते हुए
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे सभी अमेरिकी कर्मियों के परिवारों को राजधानी कीव छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कीव स्थित दूतावास खुला रहेगा। अमेरिका सरकार ने कदम ऐसे समय में उठाया है जब यूक्रेन की सीमा पर रूस की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के कारण तनाव बढ़ गया है। उधर नाटो ने कहा है कि वो बाल्टिक सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। 30 देशों के सैन्य संगठन के कई सदस्यों ने अपने सैनिक और साजो सामान भेजे हैं। वहीं रूस कह रहा है कि नाटो के इस कदम से यूक्रेन में तनाव बढ़ेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तनाव कम करने के लिए शुक्रवार को बातचीत की थी, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। चीन और ताइवान के बीच भी तनाव जारी है। चीन ने 39 लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा है। चीन की ओर से इस साल ताइवान की ओर भेजा गया लड़ाकू विमानों का यह सबसे बड़ा जत्था है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन ने 24J-16 लड़ाकू विमान और 10J-10 विमान, सहायक विमान और इलेक्ट्रॉनिक लड़ाकू विमान भेजे थे। ताइवान की वायुसेना ने इस गतिविधि का पता लगाने पर अपने विमान भी फौरन रवाना किए और वायु रक्षा रडार प्रणाली से चीन के विमानों पर नजर रखी। इससे पहले चीन के सर्वाधिक 56 विमानों ने पिछले साल अक्टूबर में ताइवान की ओर उड़ान भरी थी। और अब बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। और अब इस कड़ी में बात राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया और इस साल 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और वीरता श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुने गए हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन पुरस्कार विजेताओं में 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। देश में कोविड-19 के चलते उत्पन्न हुई जो अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं, इन्हें मद्देनजर रखते हुए नई दिल्ली में नियमित तौर पर उपस्थिति के साथ समारोह आयोजित करना संभव नहीं था। इसलिए बच्चों के असाधारण कार्यों को सम्मानित करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कल एक वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत IIT कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के विजेताओं को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया, जिसे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विजेताओं के संबंधित खातों में ऑनलाइन स्थानांतरित किया। प्रधानमंत्री ने 2022 के विजेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें गर्व होता है जब वो देखते हैं कि भारत के युवा नवाचार कर रहे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने अतीत पर गर्व करने और उससे ऊर्जा लेने का समय है। ये समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है, भविष्य के लिए नए सपने देखने और नए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर बढ़ने का समय है। प्रधानमंत्री ने सभी से भारत को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए मदद का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व आज युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। युवा साथियों, हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों ने, बेटे बेटियों ने हर युग में इतिहास लिखा है। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है। आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है। देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, हाई स्पीड एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। ये प्रगति, ये गति किसकी स्पीड से मैच करती है? आप लोग ही हैं
जो इन सब बदलावों से खुद को जोड़कर देखते हैं, इन सब के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं। आपकी ही जनरेशन भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस नए दौर के लीड कर रही है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ, हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है। ये सीईओ कौन है? हमारे ही देश के संतान है। इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। आज की गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात बीजेपी की पेज कमेटी और बूथ कमेटी के सदस्यों को नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे। गुजरात में 2022 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति मतलब ये प्रधानमंत्री की गतिविधियां। और इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और यहाँ फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं। आईआईटी दिल्ली के छात्रों की मदद से राजपथ पर पहली बार 1000 ड्रोन के एक साथ उड़ाए गए, जिसका खूबसूरत नजारा आप ब्रेक पर जाते हुए देखिए। और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के इतिहास की। बने रहिए हमारे साथ। लोकतंत्र हमारी संजीवनी। गणतंत्र आधुनिक भारत की जननी। लोकतंत्र जिसमें बसती बढ़ती जन जन की आशा। देखिए इस गणतंत्र दिवस पर संसद टीवी की खास प्रस्तुति गणतंत्र गाथा, मंगलवार शाम 7:30 बजे। जैन धर्म भी एक बड़ा अद्भुत धर्म है। अहिंसा प्रिय है। सबसे बड़ी बात तो अहिंसा की बात है। किसी प्रकार से हिंसा नहीं करते हैं और तेन त्यक्तेन भुंजीता, और हमेशा त्याग करते हैं। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 25 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 25 जनवरी वर्ष 1950 में भारत के संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार मिले हैं। यह आयोग भारत में चुनाव कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
25 जनवरी वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश भारत गणराज्य का 18वां राज्य बना। वर्ष 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है। वर्ष 1857 तक यह महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, शिमला समेत कई स्थान यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर्यटन स्थलों की भरमार है। दुनिया भर के पर्यटकों की नजर भारत के पर्यटन स्थलों पर रहती है। बिल्कुल, और भारत के जो पर्यटन स्थल हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस देश में पर्यटन की जो प्रमुखता है उसे उजागर करता है और ये भारत की आर्थिक संभावनाओं को भी प्रभावित करता है। देश में प्रत्येक क्षेत्र में एक समृद्ध इतिहास जुड़ा हुआ है जो विभिन्न तरीकों से स्मरण किया जाता है। पर्यटन यह सब उजागर करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके साथ ही लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाता है कि यह देश में किस तरीके की भूमिका निभाता है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आजकल लोगों के बीच ट्रैवलिंग का बहुत क्रेज है। माना ये जाता है कि हम जितना अलग अलग प्रांतों और प्रदेशों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उतना हमें सीखने को मिलता है। सभ्यता और संस्कृति समझने में मदद मिलती है। पर्यटन एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत रास्ता है। घूमना फिरना न सिर्फ हमारे जीवन में ताजगी और खुशियां लाता है, बल्कि देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में जहां हर देश की पहली जरूरत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, उसमें पर्यटन उद्योग की भूमिका अहम हो जाती है। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस घोषित किया है। भारत की प्राचीन संस्कृति और कला जमाने से लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। इसे और असरदार बनाना पर्यटन दिवस का मकसद है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आएं। पर्यटन दिवस सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने का काम करता है। पर्यटन दिवस के लिए जरूरी नीतियों का निर्माण पर्यटन मंत्रालय करता है। एक नोडल एजेंसी के तौर पर ये मंत्रालय केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सेतु का काम करता है। और आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के मुताबिक जनता ही इस अनूठे लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां जनता सरकार को चुनती है। भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत का मकसद ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का सूची में नाम जोड़ना, मतदान के लिए प्रेरित करना है। इस खास दिन पर मतदान से जुड़े बेहतरीन काम करने वाले राज्य और जिला स्तर के ऑफिसर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। कोविड-19 संकट में मतदान के दौरान नई तकनीक को बढ़ावा देने, सुरक्षा के उपाय करने, मतदाताओं को जागरूक करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार बनाने की बुनियादी जिम्मेदारी मतदाताओं की होती है। मतदाता अपने वोट से दल विशेष को 5 साल के लिए चुनते हैं और इस तरह देश और राज्य के विकास के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मतदान को लेकर लोगों का रुझान बनाए रखना जरूरी होता है। तो मतदाताओं को उनके वोट के महत्व के बारे में जागरूक बनाए रखने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका शुभारंभ वर्ष 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को 25 जनवरी को मनाने की वजह इसी दिन साल 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना होना भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस के साथ ही मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई।
मतदाताओं, आपका देश देश की तरक्की के लिए जरूरी है। यही संदेश मतदाता दिवस देता है। मतदाता दिवस के दिन देश भर में पात्र मतदाताओं की पहचान भी की जाती है। पात्र मतदाता वो जो 18 साल की उम्र के हो चुके हैं। ऐसे नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करके उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र सौंपे जाते हैं और मतदान करने की शपथ दिलाई जाती है, ताकि वो एक नागरिक के तौर पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहें। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम सभी को प्रेरित करता है और जागरूक करता है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9:30 बजे संसद टीवी पर आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट कोरिया दिलों के तार, और दोपहर 3 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं कोरोना अपडेट। शाम 5 बजे देखिए कोरोना संवाद और शाम 7 बजे देखिए प्रेसिडेंट एड्रेस टू द नेशन ऑन ईव ऑफ रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप राष्ट्रपति का संबोधन देख सकते हैं। शाम 7:30 बजे संसद टीवी पर आप देखिए गणतंत्र गाथा, और रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे लोकतंत्र मेरी ताकत, और रात 9 बजे देखिए डिप्लोमेटिक डिस्पैच। रात 9:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव, और रात 10 बजे बिल्स एंड इनसाइट। और इसी के साथ फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही, और जाने से पहले एक जरूरी बात है, संसद टीवी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें और अपने और अपनों की सुरक्षा करें। याद रखें, मास्क बोझ नहीं बल्कि अपनों की सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मास्क लगाकर रखें और स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।